बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, गुज़िश्ता 2 दिनों से एक वीडियो बहुत वायरल है। ये वीडियो है रावलपिंडी में एक करोड़पति ताजिर की बीवी की मरने से पहले की वीडियो। एक वीडियो जिसमें वो हॉस्पिटल के अंदर से बयान लिखवा रही है पुलिस को, और एक वो वीडियो जो इस ताजिर को उसके मोबाइल फ़ोन से मिली, क्योंकि उसने मरने से पहले अपने शौहर से कहा था कि मेरे मरने के बाद मेरा मोबाइल खोलकर ज़रूर देखना। तुम्हें वहाँ से वो राज़ मिलेगा जो तुम्हें बताएगा कि मैं क्यों मरी, या मैंने क्यों अपनी जान ले ली, या मुझे क्यों मारा गया। जी हाँ, ये एक मखमसा था कि उसको मारा गया, क्या उसे कत्ल किया गया या उसने खुदकुशी की। इसके पीछे अब जो वजूहात निकल कर सामने आई हैं, जिन 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया है, और एक ख़ानदान के अंदर एक ऐसी कहानी जिसने जन्म लिया, जिसको बताते हुए भी इंसान शर्म से पानी-पानी हो जाता है। इस कहानी के बहुत से रुख हैं और बहुत कुछ है सोचने के लिए भी और समझने के लिए। ये कहानी एक ऐसे करोड़पति ताजिर की कहानी है जिसके वालिद के कपड़ों का एक बड़ा ही कारोबार है, और कपड़ों के ताजिर हैं, और मार्केट में बड़ा उनका नाम है। और ये जो साहब हैं, इनकी वाइफ़, उनके साथ ये वाक़या जब पेश आया, जब वो अपने घर में अकेली रहती थी। शहराज़ आफ़ताब इनका नाम है, इनके शौहर का। और इनके ससुर जो हैं, वो बाकायदा तौर पे शेख आफ़ताब साहब, इनका काफ़ी कारोबार है, लोग इनकी बहुत इज़्ज़त करते हैं। शहराज़ की बीवी से इनकी सिर्फ़ एक ही औलाद है, इकलौती बेटी है, जो कि 11 साल की है, जो कि स्कूल पढ़ती है। ये मासूम बच्ची अब माँ के बगैर रहेगी, लेकिन इस वक़्त शहराज़ आफ़ताब के लिए एक बहुत बड़ा धचका है। उसे नहीं मालूम था कि उसकी आँख के नीचे ही उसके घर में क्या खेल खेला जा रहा था। मरने से पहले उसकी बीवी ने वो सारा डर और खौफ बालाए ताक रखते हुए, क्योंकि ज़िंदगी में उसको जिस बात का खौफ था वो तो यही था कि कहीं खुदा ना खास्ता किसी को पता ना लग जाए। लेकिन जब उसको ये मालूम हो गया कि अब मैं ज़िंदा नहीं बचूँगी, तो उसने वो सब कुछ बता दिया जो कभी वो सोच भी नहीं सकती थी कि अपनी ज़िंदगी में अपने शौहर को बताएगी। दरअसल शराज़ आफ़ताब की वाइफ़ के पास शादी के वक़्त से जो ज़ाहिर-सी बात है, आप शादी होती है, आपको ज़ेवर मिलता है, घर से मिलता है, ससुराल से मिलता है, तो मिल-मिला के कोई तकरीबन 50 एक तोले सोना इनके पास था। जिसमें से 40 तोला सोना जो है, 10 तोला सोना जो है वो मुख्तलिफ़ औक़ात में तुड़वा कर उसको जदीद करती रहीं। आपको मालूम है, लड़कियों को बड़ा शौक होता है, शादी के ज़ेवरात थोड़े भारी होते हैं, आम फंक्शन्स में पहनने के लिए छोटी-मोटी ज्वेलरी चाहिए होती है, तो कई दफ़ा वो अपने भारी ज़ेवरात को तुड़वा के छोटे ज़ेवरात बनवा लेती हैं। ऐसे में इनके घर एक इनके ज़ेवर इनका ज्वेलर है, बड़ा पुराना है, तलहा ज्वेलर्स के नाम से ये एक शॉप है, और इसका मालिक है अदील। अदील का इनके घर काफ़ी पुराना आना-जाना था, वो इनके घर की ख़वातीन के ज़ेवरात तैयार करवाता था, उनको पॉलिश करना, उसकी चीज़ें ठीक करना, इस काम के लिए उनके घर भी आना-जाना, मुख्तलिफ़ फ़ंक्शन्स, शादियों पर जब भी शराज़ साहब की बीवी को कभी भी कोई ज्वेलरी जो है अपग्रेड करनी होती थी। कई दफ़ा होता है लड़कियाँ अपने मुख्तलिफ़ ड्रेसेस के साथ मोती चेंज करा लेती हैं, पिंक कलर का ड्रेस है तो पिंक मोती करा लिए, कभी हरे करा लिए, इस तरह की चीज़ें कराती हैं, कभी पॉलिश करा लिया। तो इन कामों के लिए ये ज्वेलर इनके घर भी आया करता था, और एतबार था तो इस चीज़ पर किसी को एतराज़ भी नहीं था। अब ऐसे में जब इस अदील ने इनके घर आना-जाना शुरू किया, तो उसके ताल्लुकात जो है इनकी वाइफ़ के साथ बन गए। बड़ी माज़रत के साथ दुनिया से रुखसत हो गई हैं, लेकिन ये चीज़ें उन्होंने खुद अपने शौहर को बताई, और अब उनके शौहर ने उनके मोबाइल फ़ोन से उनकी वीडियो निकाल कर उससे कुछ चीज़ें जो है वो अख़ज़ की हैं। उसके अलावा एक और वीडियो और सामने आई है, जिसके बाद इन 3 मुल्ज़िमान के जो बयानात हैं वो भी सामने आए हैं कि वो क्या-क्या कहानी बताता है, अदील नामी शख़्स क्या कहता है, कि उसका ताल्लुक कैसे बना और क्या असल मामला है, वो अभी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। अब होता क्या है जनाब कि ये जो खातून है, इन्होंने जब इससे ज़ेवरात बनवाने शुरू किए, इसका इनके घर आना-जाना हुआ। अब वो उन औकात में आता था जिस वक़्त शहराज़ साहब घर पे नहीं होते थे। शहराज़ और उनके वालिद जो हैं वो सुबह सवेरे, मतलब 9-10 बजे घर से निकल जाते थे, और उसके बाद रात गए आते थे। मसलन शाम को मगरिब के बाद ही घर आया करते थे। 8-9, कभी-कभी 10 भी बज जाया करते थे। पीछे घर पे सिर्फ़ उनकी बेगम और छोटी बच्ची होती थी। अब अदील ने उन दिनों में और उन औकात में घर आना शुरू कर दिया जब उनकी बच्ची भी स्कूल गई होती थी। यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ़ ये नादिया नामी खातून जो है ये घर पे अकेली होती थी। नादिया ने जिस वक़्त अपनी जान ली, उस वक़्त इसकी उम्र 45 साल बताई जाती है। जब इसका ताल्लुक अदील के साथ बना तो ये तकरीबन 40 साल की थी। एक अच्छी होशमंद खातून थी, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता अदील की चिकनी-चुपड़ी बातों में ये आना शुरू हो गई। अदील इनको ज़ेवरात जो है अपडेट करके देता रहता, कभी उसकी पॉलिश कर देता, कभी मोती बदल देता, और छोटे-छोटे कामों के इनसे कोई पैसे भी ना लेता। यूँ आहिस्ता-आहिस्ता इनकी दोस्ती बढ़ना शुरू हुई और मरासिम में तब्दील हो गई। जब ये दोस्ती काफ़ी गहरी हो गई तो अदील को अब लगा कि अब ये मुझ पर एतबार करती है, और उसने अब अपना असली रंग जो है वो दिखाना शुरू किया।
इस खातून को उसने क्यों फँसाया था अपने दाम में, उसकी वजह जो है वो निकल कर तब सामने आई जब इसने इसको ये कहानी सुनाई कि जितने भी तुम्हारे पास ज़ेवरात हैं, इन तमाम ज़ेवरात को मैं तब्दील कर दूँगा, इसको मैं जदीद कर दूँगा और इसमें थोड़ा बहुत ज़ेवर अगर सोना ऊपर भी ऐड हो रहा हुआ तो वो भी मैं कर दूँगा, तुम क्यों परेशान होती हो? इतना क्या मैं नहीं कर सकता तुम्हारी दोस्ती में, तुम्हारी मोहब्बत में? ये खातून जो है उसकी चिकनी-चपड़ी बातों में आती रही, इसको लगा वाक़ई ये बड़ा अच्छा है, इसने अपने कई दफ़ा ज़ेवर उसको दिए जो उसने पॉलिश करके दिए और कोई भी रुपया इससे ना तलब किया। अब एतबार का लेवल ज़रा आगे चला गया था। अब उसने इसको कहा कि तुम अपने सारे ज़ेवर लेकर आना, मेरी दुकान पे एक और लड़का भी है मूसा, वो सारे ज़ेवरात देखेगा और तुम्हें चीज़ें अपग्रेड कर देगा। ये खातून जो है अपने ज़ेवरात एक दफ़ा लेकर चली गईं और उसको दिखाए, कोई 40 तोला सोना था जो ये लेकर गईं और उसके बाद इन्होंने वहाँ पर मूसा को दिखाया और मूसा ने भी उनको कहा कि हम आपको ये बड़ी बेहतरीन कर देंगे और आपकी ज्वेलरी जो है बड़ी अपग्रेड हो जाएगी और बिल्कुल जो लेटेस्ट फ़ैशन है उसमें आ जाएगी। ये खातून बड़ी खुश हुईं। अच्छा, अब क्या होता है जनाब कि इन्होंने इससे ये कहकर ज़ेवर रख तो लिया। अब ज़ेवर जब रख लिया तो उसके कुछ ही दिनों के बाद अदील जो है अगली कहानी इसको डालता है। उसे कहता है कि मुझे कुछ थोड़ा-सा लोन चाहिए और मैं इस बैंक से लोन लेना चाहता हूँ। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो तुम्हारी ज़ेवरात के एवज़ में वो लोन ले लूँ। मैं जल्दी उनको पे बैक कर दूँगा और तुम्हारा सारे का सारा ज़ेवर तुम्हें वापस मिल जाएगा। अब करती क्या ना मतलब मरती। उसने कहा कि ठीक है, ऐसा कर लो। एतबार भी था इतने अरसे से बगैर पैसे लिए उसके काम-शाम जो कर रहा था। आखिर अदील इसको लेकर बैंक जाता है और बैंक में होता है एक जवाद नामी शख्स। अब देखिए बैंक के भी अपने तौर-तरीके होते हैं, आपने उनको अपनी बाइंग की रसीद देनी होती है, अपने और डिटेल्स देने होते हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ों को बायपास करके इस जवाद नामी शख्स ने जो कि मोबिलिंग बैंक फाइनेंस बैंक था, वहाँ पर काम करता था, एम्प्लॉयी था। उसने बहुत से कागज़ात इससे साइन कराए और ओके करके पैसे जो है वो जवाद साहब लेकर चलते बने और ये जो है वहाँ से वापस घर आ गई। कुछ दिनों के बाद उसने जवाद से जब मुतालबा किया तो जवाद ने अब इसको डराना और धमकाना शुरू कर दिया, माज़रत के साथ अदील ने। अब अदील साहब जो है वो उसे कहानी डालते थे कि अभी नहीं मिल सकते, अभी ये नहीं, अभी वो नहीं। महीना गुज़रा तो सूद चढ़ गया, कर्ज़ा लिया हुआ था। अब कर्ज़ा जब वापस नहीं किया तो सूद की रक़्म लेने के लिए जब वक़्त आया तो अदील जो है इस खातून के पास पहुँचता है और उसे कहता है कि थोड़ा सूद देना पड़ेगा, 4-5 लाख रुपया सूद था। उसने कहा मैं ये कहाँ से दूँगी और तुम तो पहले मेरा ज़ेवर रख के आए हो, मुझे तो अपना ज़ेवर वापस चाहिए। अब वो कहता है कि देखो अभी तो ये नहीं हो सकता, ये तो देना ही होगा। अब वो परेशान हो जाती है, अब वो उसको डराता है। अब वो उसको डराता है उन चीज़ों से जो उसके लिए बड़ी ही खौफ़नाक थी। अब उसे ये डर होता है कि मुझे तलाक ना हो जाए, मेरे शौहर की इतनी इज़्ज़त है, दुनिया में मैं बदनाम हो जाऊँगी। ये तमाम चीज़ें सोच कर, डर कर वो घर में शौहर के पड़े हुए कुछ पैसों में से रक़्म निकालती है। उसके अलावा कुछ प्राइज़ बॉन्ड होते हैं, कुछ और चीज़ें होती हैं और उसको पकड़ा देती है। अगला महीना आता है, वो दोबारा दरवाज़े पे आके खड़ा हो जाता है। अब की बार तो ये उसे कह देती है कि कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन ये इसको डराता है, धमकाता है। ना सिर्फ़ ये बल्कि अपने साथी जो इसके थे, उनके साथ मिलकर इससे ज़्यादती भी करता है। अब ये औरत जो है 3-3 लोगों से रुसवा भी हो रही है, साथ ही साथ पैसे भी दे रही है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, ज़ेवर अलग हाथ से निकल चुका है। अब इसे ये डर है कि सब कुछ आखिरकार पता तो लगना ही है और अब जब वो बहुत डर गई, तो उसने फिर ये गंदम में जो गोलियाँ डाली जाती हैं कीड़े मारने के लिए, वो खाई और उसके बाद जब इसे उल्टियाँ आनी शुरू हुई, तो इसने अपने शौहर को कहा, जब इसकी हालत बहुत ख़राब हुई घर में, इसके शौहर ने इसको हॉस्पिटल ले जाना चाहा, तो इसने उसे कहा कि मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, अब मैं ज़िंदा नहीं रहूँगी। अच्छा, अब ये इसमें 2 कहानी है, वो मैं अभी आगे चल के बताती हूँ, लेकिन इसके शौहर को इसने बताया कि मैं अब ज़िंदा नहीं रहूँगी, मैंने गोलियाँ खा ली हैं। मुबैय्यना तौर पे ये कहा जा रहा है कि उसने अपने शौहर को बताया था मैंने गोलियाँ खा ली हैं, लेकिन अब केस जो बनाया गया है, वो ये है कि इसको गोलियाँ खिलाई गई हैं। अब इसकी हकीकत क्या है, आगे आपको पता लगता है। अब क्या होता है जनाब कि ये उसको बताती है कि मेरे से बहुत गलती हुई, मुझे माफ़ कर देना। मेरा सारा ज़ेवर उनके पास है, मैंने सारी वीडियो एक रिकॉर्ड कर दी है। अब इसने एक वीडियो भी अपने मोबाइल फ़ोन में रिकॉर्ड की थी। ये वीडियो भी इस वक़्त वायरल है और इस वीडियो में वो क्या कहती है, मैं पहले आपको वो बताती हूँ, क्योंकि कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, मैं आपको सुना नहीं सकती हूँ, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि उसने उस वीडियो में अपने शौहर को क्या पैगाम दिया था और क्या कुछ बताया था। अच्छा, इस वीडियो में ये औरत जो है ये कहती है कि मैं मरना नहीं चाहती थी। मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि ताहा ज्वेलर वाले अदील ने मुझे लूट लिया। उसने मुझसे 10 लाख, फिर 20 लाख, फिर सूद के नाम पर 10-10 और 3 लाख रुपए लिए। आप सोचिए जो ज्वेलरी उसने रखवाई थी वो तकरीबन 1.5 करोड़ के करीब की थी। तो वो कहती है अब तो सूद उस पे पड़ना शुरू हो गया था जो पैसे उसने लिए थे। मैं मरना नहीं चाहती मगर इस बंदे की वजह से मर रही हूँ। मूसा ने मेरा ज़ेवर बेच दिया। अब मूसा वही जो बंदा इसकी दुकान पर था। मेरा ज़ेवर तकरीबन 50 तोले था। मैं करोड़ों रुपए के कर्ज़े में डूब गई। मेरी छोटी बच्ची भी मरना नहीं चाहती। सबने मिलकर मुझे फँसाया है। मेरी मौत का सबसे बड़ा ज़िम्मेदार अदील ताहा ज्वेलर्स है। इसे किसी सूरत ना छोड़ा जाए। ये वीडियो इस वक़्त पुलिस के पास मौजूद है। पुलिस ने इस खातून का वहाँ हॉस्पिटल में भी
बयान जो है वो रिकॉर्ड कराया था। अब ये जो साहब हैं, इन्होंने कहा कि गोलियाँ हमारे घर में मौजूद नहीं थी, हम तो कपड़ों का कारोबार करते हैं, मेरी बीवी को ज़हर देकर मारा गया है। लेकिन जिस तरह की वीडियो इन्होंने बनाई है, उससे ये पता लगता है कि ये वीडियो कोई भी खातून जो है अगर बना रही है, तो उसके पीछे वजह यही है कि वो अपनी जान ले रही है और मरने से पहले वो अपनी ज़िंदगी का राज़ फ़ाश करके जा रही है। लेकिन इनके शौहर का मुसलसल यही कहना है, क्योंकि वो अपनी एफ़आईआर में ये कहते हैं, उन्होंने जो एफ़आईआर लिखवाई है, उसमें उन्होंने बाकायदा तौर पे कहा है कि सूद के नाम पर मेरी बीवी से भत्ता वसूल किया गया। जब शौहर और वालिद कारोबार के लिए घर से बाहर होते, तो ये लोग घर आकर उसे बाहर बुला लेते और उसके बाद उन्होंने कुछ और चीज़ें भी हैं, जो मैं आपको पूरी कहानी में बयान कर ही चुकी हूँ। और उसमें उन्होंने ख़ास तौर पे ये इल्ज़ाम लगाया कि इस ज्वेलर से हमारे ख़ानदानी मरासिम थे और घरेलू ज़ेवरात हमारे बनाता था। हमारे मुआशरे में ये एक आम-सी बात है, फैमिली ज्वेलर घर आता है। अब उसमें वो कहते हैं कि ऐसे में उसने मेरी बीवी को फँसाया और मेरी बीवी से उसका ज़ेवर लिया। ज़ेवर लेने के बाद उसने वो ज़ेवर बेच दिया और ज़ेवर के नाम पर उसने कर्ज़ा भी लिया और मेरी बीवी को अब वो ब्लैकमेल करता रहा और उसकी इज़्ज़त भी लूटता रहा। ये सब कुछ उन्होंने पुलिस को बाकायदा तौर पे लिखवाया है। उसके बाद जनाब एफ़आईआर तो दर्ज हो गई और उसके बाद ये तीनों मुल्ज़िमान अदील, मूसा और जवाद जो है, इन तीनों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। अब जब इनको गिरफ्तार किया गया, तो इन्होंने एक और कहानी जो है अभी तक जो सामने आ रही है, जो पुलिस ने अभी उसको बाकायदा तौर पे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो नहीं बताया गया, लेकिन एक कहानी जो अभी निकल कर सामने आ रही है, वो कुछ इस तरह से है कि ये खातून जो है, ये इसको जानती थी बड़े अरसे से और इनकी मुलाकात रहती थी और इसका ये कहना है कि अ, दोस्ती हमारी यहाँ से हुई कि मैं इसके ज़ेवरात जो हैं, मैं इसको पॉलिश करके देता रहता था और मैंने कभी इससे कोई रक़्म नहीं ली और ऐसे में मैंने इसको बताया था कि ज़ेवर के एवज़ जो है कर्ज़ा मिल सकता है और ये कर्ज़ा लेकर कोई कारोबार करना चाहती थी, जो कि सरासर झूठ लगता है, क्योंकि इसके मियाँ और ससुर बड़ा अच्छा कारोबार कर रहे थे, अकेली औरत थी, इसको ऐसे कोई कारोबार की ज़रूरत नहीं थी। लगता तो ऐसे ही है कि इसने इसके सामने अपनी कोई मजबूरी बयान की और इस खातून ने उस मजबूरी के एवज़ अपना ज़ेवर जो है रखवाया, उस दोस्ती के एवज़ रखवाया या फिर उस डर और खौफ में रखवाया जो वीडियोज़ उसके पास थी, कोई ब्लैकमेलिंग ना हो जाए। एनीवे बहुत ही तकलीफ़ दह वाक़या है और इसमें अब कुछ चीज़ें और भी निकल कर सामने आ रही हैं कि जवाद नामी ये जो शख़्स है, ये अदील नामी शख़्स का फ़ैसिलिटेटर है। बड़े अरसे से वो इस तरह के काम उसके लिए कर रहा है। मुख्तलिफ़ औरतों से इसकी दोस्तियाँ रही हैं और अब सामने ये आ रहा है कि इस ही शख़्स को मुख्तलिफ़ और ख़वातीन के नाम पर भी मुख्तलिफ़ औक़ात में जो लोन्स लेकर दिए, वो भी जवाद ही ने लेकर दिए। तो वो ख़वातीन कौन थीं, अब पुलिस जब उन तक पहुँचेगी तो पता लगेगा कि न जाने इस नादिया जैसी कितनी कहानियाँ होंगी जो अभी निकल कर सामने आएँगी। ख़वातीन के लिए एक मैसेज है कि अपने घरों को आबाद रखें और कभी भी ऐसे गलत रिलेशन का अंजाम जो है वो अच्छा नहीं होता। पाकबाज़ रहें और किसी पर ट्रस्ट ना करें, क्योंकि जो लोग इस तरह से आपसे चीज़ें लेते हैं, वो कभी भी आपके खैर-ख़्वाह नहीं होते और जब ब्लैकमेलिंग शुरू होती है, तो फिर उसके बाद अंजाम वही होता है जो नादिया का हुआ। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।